नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर जैसा कि हम सब जानते हैं एक वायरल फीवर है और ये एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। एडिस इजिप्टी को हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं क्योंकि इसके शरीर पर जो टाइगर जैसे इस टाइप्स के पैटर्न पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर दिन में काटता है और साफ़ पानी में पनपता है। तो अगर हमको डेंगू से बचना है तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि अपने आप को मच्छर से बचाना है, अपने आसपास साफ़ पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, अपने रात में सोते समय हमको मच्छरदानी का उपयोग करना है और दिन में भी हमको मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करते रहना है। आइए जानते हैं डेंगू फीवर के लक्षणों के बारे में। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये एक वायरल फीवर है, तो इसके अधिकतर लक्षण वायरल फीवर के जैसे होते हैं। अचानक बहुत तेज़ बुखार आता है, इसके साथ में सर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, मचली और उल्टी भी हो सकती है और इसमें जो है बदन में और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बदन और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना ये ख़ास है डेंगू फीवर के बारे में। इसके साथ साथ कभी कभी हमारे स्किन पर चकत्ते भी पाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया डेंगू फीवर का लक्षण। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी जांच में कौन कौन सी जांचें करवाते हैं और जांच में क्या क्या निकलता है। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि एक जैसे किसी को हल्का सा फीवर आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो तुरंत अपना प्लेटलेट काउंट करवाने के लिए हमारे पास आता है। ओपीडी में हम काम करते हैं, पेशेंट आता है कहता है साहब मेरा ज़रा प्लेटलेट देख लीजिए। तो प्लेटलेट काउंट की जांच करवाना एक फैशन जैसा बन गया है आज के युग में, आज के उसमें। और ये जो है एक मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से है, एक जो है नासमझी की वजह से लोग सीधा प्लेटलेट को डेंगू से जोड़ देते हैं। प्लेटलेट पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट केवल डेंगू फीवर में ही कम होता है या प्लेटलेट कम हो रहा है तो डेंगू फीवर है ही है। इसमें जो है डेंगू फीवर की जो जांच होती है उसमें 3 मेन मुख्य तरीके से जांचें होती हैं। एक तो इसका NS1 एंटीजन टेस्ट होता है जो कि हमको बुखार आने से 1-2 दिन में ही अगर हम जांच करवाते हैं तो जो वायरस हमारे शरीर में गया है उसने जो एंटीजन छोड़ा है उस एंटीजन की जांच करके हम बता देते हैं कि आपको डेंगू फीवर है कि नहीं है। दूसरा, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन के टेस्ट होते हैं जिसमें हम सीरोलॉजी से करते हैं। इसमें IgG और IgM टेस्ट करते हैं डेंगू के लिए। और तीसरा जांच होता है वो PCR जांच होता है। तो ये 3 जांचें हैं। कौन सी जांच कब करते हैं ये देखते हैं। एंटीजन टेस्ट जो है ये पहले दूसरे दिन ही हो जाता है फीवर आने के साथ साथ। इम्यूनोग्लोबिन में IgG और IgM की जांच है, ये डेंगू फीवर आने के 4 से 5 दिन के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होता है। और PCR माने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये भी कभी भी हम कर लेते हैं। तो इसकी पॉजिटिविटी निगेटिविटी देख करके हम बता देते हैं कि डेंगू फीवर है कि नहीं है। अब आइए जानते हैं कि इनमें कौन से टेस्ट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। अगर NS1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि डेंगू फीवर है। अगर निगेटिव है तो डेंगू फीवर नहीं है। अगर IgG पॉजिटिव है और IgM दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कि डेंगू पॉजिटिव है और इस वक्त उसको डेंगू फीवर है। अगर IgM पॉजिटिव है, IgG निगेटिव है तो इसका मतलब है कि उसको डेंगू फीवर है। लेकिन अगर IgM जो है ये निगेटिव है और IgG पॉजिटिव है, इसका मतलब पेशेंट को पहले कभी डेंगू फीवर था, इस समय वो डेंगू से उबर चुका है, डेंगू फीवर इस समय उसको नहीं है। अगर PCR टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब पेशेंट को डेंगू टेस्ट है। तो इस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं कि आपको डेंगू फीवर है कि नहीं है। इसके बाद हम CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट काउंट इसलिए देखते हैं क्योंकि डेंगू फीवर में प्लेटलेट तेज़ी से गिरना शुरू होती है। आइए जानते हैं कि प्लेटलेट की क्या पोजीशन होती है डेंगू फीवर में। डेंगू फीवर में जब तक आपको तेज़ बुखार है, आपको फीवर है, तब तक प्लेटलेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन बुखार उतरने के मतलब जिस दिन से बुखार आया उसके तीसरे चौथे दिन से
जो है ये प्लेटलेट गिरना शुरू होती हैं और एक एक दिन में 10-10, 20-20 हज़ार जो है प्लेटलेट काउंट कम होने लगती है। ये देख करके हम घबरा जाते हैं, हमको लगता है कि ये अभी हमने जांच कराया था तो 1.5 लाख था, अभी दूसरे दिन कराया 1,20,000 हो गया, फिर तीसरे दिन 90,000 हो गया, चौथे दिन सुबह कराया तो 60,000 था, शाम को कराया तो 45,000 हो गया। इस तरीके से 12-12 घंटे में प्लेटलेट 10-10, 12-12 हज़ार जो है उसका काउंट गिरने लगता है। तो हमको घबराहट होने लगती है कि ये क्या हो रहा है। आप बिल्कुल नहीं डरिए, इसमें ये इसका सामान्य लक्षण है कि इसका जो है फीवर उतरने के बाद प्लेटलेट तेज़ी से गिरती हैं और प्लेटलेट को हमको वॉच करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको खुद रिपोर्ट देख करके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि प्लेटलेट गिरती हैं, कितनी गिर रही हैं, कब गिरना है, तो हमको क्या करना चाहिए। लास्ट में प्लेटलेट 20,000 तक पहुंच जाती हैं तब भी हमको कोई ख़तरा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि हमको कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है। उसके बाद जो है जिस तरीके से प्लेटलेट नीचे गिरना शुरू होती हैं, 5वें-6वें दिन से ये प्लेटलेट अपने आप फिर ऊपर उठना शुरू होती हैं और जितनी तेज़ी से नीचे गिरी हैं उतनी तेज़ी से ये फिर ऊपर आने लगती हैं। माने एक एक दिन में 10-10, 20-20 हज़ार का जो है इसका प्लेटलेट का काउंट बढ़ने लगता है। अब हम जो है इसमें कुछ कंडीशन में ये होता है कि प्लेटलेट इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि अगर हमको कहीं से हैमरेज शुरू हो जाता है तो हम उसको डेंगू हैमरेज फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। ये ख़तरनाक स्थिति हो सकती है। तो हमको, लेकिन ये बहुत कम केसेज में होता है, ज़्यादातर बच्चों में होता है। तो हमको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, प्लेटलेट्स को लेकर के अपना ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे जाता है तो हमको हॉस्पिटलाइज्ड होना है और हमको अपने डॉक्टर की निगरानी में रहना है। तो अब इसके बाद आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी यहाँ पर आपको किस तरीके से मदद कर सकती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथी दवाएं आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकती हैं और डेंगू के जो है पूरे फेज़ को वो 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं। इसमें यूपेटोरियम परफोरेटम नामक मेडिसिन स्पेसिफिक मानी जाती है डेंगू फीवर के लिए और ये डेंगू फीवर की प्रिवेंटिव मेडिसिन भी होती है। यूपेटोरियम परफोरेटम के सारे लक्षण लगभग डेंगू फीवर से मिलते जुलते हैं। इसमें जो है इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं डेंगू फीवर को। यूपेटोरियम परफोरेटम का जो खास लक्षण होता है वो है बुखार के साथ पूरे शरीर में और ख़ास करके जोड़ों में दर्द होना। तो ये दोनों चूँकि हमारी डिजीज़ के लक्षण और जो है मेडिसिन के लक्षण एक दूसरे से बहुत अच्छा मैच करते हैं, इसलिए इसको हम डेंगू फीवर की स्पेसिफिक मेडिसिन कह देते हैं। जबकि होम्योपैथी में हम जानते हैं कि किसी भी बीमारी की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन बेलाडोना। बेलाडोना में जो है बहुत तेज़ अगर बुखार है, इसके साथ में सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है और थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स है, मतलब यहाँ पर जो है उसकी जो पल्स है वो बहुत तेज़ी से चल रही है, साथ में उसका चेहरा लाल हो जा रहा है और पसीना आ रहा है, तो इसमें बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना की 200 पावर आप 2-2 घंटे पे लगातार लीजिए, ये फीवर उतर जाएगा। अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। अगर पेशेंट को तेज़ बुखार है, उसका मुंह सूख रहा है और वो पेशेंट से हिला डुला नहीं जा रहा है, पूरे बदन में दर्द है, पेशेंट चुपचाप लेटा रहता है तो उसको थोड़ा सा आराम रहता है, ज़रा से हिलने जुलने पर उसको दर्द होने लगता है। हो सकता है कि कभी कभी जो है सीने में खांसी भी आ रही हो, चेस्ट में, चूँकि जो है डेंगू फीवर का एक कॉम्प्लिकेशन निमोनिया भी होता है। तो अगर उस तरफ जो है जा रहा है हमारा डिजीज़, तो यहाँ पर ब्रानिया बहुत अच्छा काम करेगी इन लक्षणों के साथ जो मैंने आपको बताया। अगली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम तब काम करेगी अगर डेंगू में उल्टी और मचलाहट बनी हुई है, पेशेंट को मुंह सूख रहा है लेकिन बहुत ज़रा सा पानी पीने का बार इच्छा हो रही है, थोड़ा सा पानी पीता है, अगर ज़रा सा ज़्यादा पानी हो जाता है तो पेशेंट को उल्टी हो जाती है और इसके साथ में रेस्टलेसनेस है, पेशेंट को वीकनेस बहुत जाता है, वीकनेस, रेस्टलेसनेस के साथ थोड़ी देर पर पानी पीने का इच्छा करना और उल्टी, इसके साथ बुखार, अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो यहाँ पर आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है।
अगली मेडिसिन इपिकाक। इपिकाक में नाउजिया बनी रहती है, मचलाहट बनी रहती है, उल्टी हो चाहे नहीं हो उसका नाउजिया ख़त्म नहीं होती है, बुखार आता है, कभी कभी नाक से ब्लड भी आ जाता है, मतलब एडवांस कंडीशन में भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं रहती है, इसका टंग बिल्कुल क्लीन रहता है, ऐसी कंडीशन में इपिकाक बहुत अच्छा काम करती है। अगला मेडिसिन है जलसीमियम। जलसीमियम भी थर्स्टलेस मेडिसिन है, यहाँ पे बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी, लेकिन पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। जलसीमियम का यूज तब आता है जब बुखार उतर जाता है, पेशेंट को वीकनेस बची रहती है, इतना वीकनेस होता है कि पेशेंट अपना आँख का पलक भी नहीं उठा पाता, अपना हाथ पैर नहीं चलाना चाहता है और थर्स्टलेस रहता है, चुपचाप उसको लेटे रहने से आराम रहता है, कुछ काम करने का उसका मन नहीं करता है। ब्रानिया और जलसीमियम में ये अंतर है कि जलसीमियम में पेशेंट चुपचाप लेटे रहना चाहता है, लेकिन ब्रानिया में अगर वो लेटे रहता है तो उससे आराम मिलता है, अगर वो हरकत करता है उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जलसीमियम में वीकनेस की वजह से लेटे रहता है, ब्रानिया में अपनी तकलीफ़ों की वजह से लेटे रहता है। ये डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों मेडिसिन्स में। अगली मेडिसिन जो है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में भी उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इसके साथ में वो रेस्टलेस रहता है पेशेंट, जब चलता फिरता रहता है, घूमता टहलता रहता है तो उसको आराम रहता है, लेटे रहने पर उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद हम आते हैं केरिका पपाया। केरिका पपाया, इसमें फ्रेंड्स डेंगू फीवर में पपीते का बहुत अच्छा रोल है उसके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में। आयुर्वेदिक मेडिसिन तमाम सारी हैं जिसमें वो पपीते का जो है चूर्ण बना कर देते हैं, हम लोग वैसे भी पपीते की पत्ती का जो है जूस निकाल करके पेशेंट को देते हैं उसके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए। केरिका पपाया हमारी पपीते से बनी हुई मेडिसिन है और फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पर ये इसके प्लेटलेट काउंट्स को भी बढ़ाने में हेल्प करती है और इसके साथ साथ इसके फीवर में भी यूज़ होती है। अगली मेडिसिन है चाइना। चाइना हमको तब यूज़ में आती है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वीकनेस के साथ में जो है कुछ इसको पेशेंट को कुछ करने का नहीं मन करता है, बोलने का नहीं मन करता है। ऐसी कंडीशन में बुखार उतर जाने के बाद वीकनेस वाली कंडीशन में हमको चाइना देना चाहिए। मदर टिंचर 15-15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार देते हैं तो इसको आराम मिलता है। तो इस तरीके से हमने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम लिए यहाँ पर जो आपकी जो है डेंगू फीवर में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन केवल इतनी ही मेडिसिन नहीं है होम्योपैथी में, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अपने लक्षणों के अनुसार डेंगू फीवर में हेल्प करती हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस हैं डेंगू फीवर को लेकर के समाज में। आप डेंगू फीवर से डरिए नहीं, प्लेटलेट को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। अगर आपको फीवर आता है तो किसी फिजिशियन से मिलिए और उसके लिए प्रॉपर जांच करवाइए, वो किस टाइप का फीवर है, उसके कांटेक्ट में रहिए और रोज़ अपडेट होते रहिए कि अगर आपका प्लेटलेट नीचे जा रहा है तो वो कितने तक जाने पर आपका जो है चिकित्सक क्या सलाह देता है। डेंगू फीवर अगर नॉर्मल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो घर पे ठीक हो जाने वाला बुखार है। आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते रहिए, घर पे रहिए। इसमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ में लिक्विड लेना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड अगर आपने अपने बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, लिक्विड में आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके का जैसे अनार, मौसम्बी, इस तरीके के जूस ले सकते हैं, आप जो है दही मट्ठा ले सकते हैं। आप पानी खूब पीते रहते हैं, मतलब 5 से 6 लीटर आपके शरीर में लिक्विड जाना चाहिए। प्रॉपर मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो आप इस खतरे से बाहर हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। कभी कभी अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरती है तो ये डेंगू फीवर आपका डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो सकता है, जहां पर अचानक आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए इसमें सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल बचिए। अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए, फिर डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके कांटेक्ट में रहिए। डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। प्लेटलेट्स के बारे में हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे। ये वीडियो इस समय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।